मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो लक्ष्य सीरीज का एमसीक्यू सीरीज का जो लेक्चर 9 है इसके बारे में। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ। आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है 1 महीना या 2 महीना हो गया। अगर मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कभी कभी आपके मन में आ रहा होगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा चीज़ है, कुछ पता नहीं चल रहा, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कैसे याद करना डेट। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा याद है, बहुत ज़्यादा उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं बहुत पीछे हूँ, है ना। मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल टेंशन मत लो। डेली 7 से 8 घंटा जो पढ़ा गया है ना, आपको समय दिया गया है हमारे द्वारा, रूटीन के द्वारा। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ जो पहली पहली तैयारी कर रहे हैं। बेफिक्र होकर इंजॉय करो मोमेंट को। हर संडे एक मूवी देखो, सॉन्ग सुनो, लेकिन हाँ, पढ़ाई के समय पे सिर्फ पढ़ाई। 7 से 8 घंटे अगर मन कर रहा है तो 9 से 10 घंटे भी हम पढ़ सकते हैं। 10 घंटा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आखिरकार आप एक ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं, ठीक है। तो इंजॉय करो पूरे प्रोसेस को। और मेन टारगेट आपका है पेपर 1 क्वालिफाई करना, पेपर 2 में अच्छा मार्क्स लाना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, फालतू चीज़ मत पढ़ना, है ना। जो लास्ट ईयर में है उनका भी मैं यही बोलूँगा कि आप इस पर फोकस करें। बाकी आप जो भी आपका जिस प्रकार का है उसको भी आप पढ़ाई पर ध्यान दें। मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप उसके अनुसार समय निकाल के 1-2 घंटे 3 घंटा, हालांकि 3 घंटा तक कोई डेली नहीं पढ़ता है बीटेक में, वो एग्जाम के समय ही तैयारी करता है, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 7 से 8 घंटा दें, है ना। आपको शुरू 20 नंबर आएगा, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, हो सकता है 10 आएगा, हो सकता है 1 भी नंबर ना आए। लेकिन वही आपका मित्र है, कम समय में तैयारी किया, आप ही के साथ वो 90 नंबर ला रहा है। तो बेफिक्र, टेंशन होने की आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो एग्जाम डे है उसी दिन मालूम चलेगा। कभी कभी होता है कि जिसका 120 नंबर भी आ रहा है टेस्ट सीरीज में, वो वहाँ पे कम नंबर लाता है, आप यहाँ पे 20 नंबर ला रहे हैं, 10, पता चलता है कि आप ही वहाँ पे क्वालिफाई कर गए। तो ये चीज़ ध्यान देना। अभी सिर्फ नॉलेज बढ़ाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। नोट्स आपको मिल ही जा रहा है, एक भी सेक्शन मत छोड़ना। जो गलती अक्सर लोग करते हैं, एक भी सेक्शन मत छोड़ना। कोई मैथ छोड़ देता है, कोई साइंस छोड़ देता है, मत छोड़ना। रिवीजन करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज से सॉल्व करना, और ये ध्यान रखना कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे कि जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, सी जो ऑप्शन होता है ज़्यादातर सही होता है ना। दूसरी चीज़, पेपर 2 का एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। डेली अगर ग्रामर 5-5 मिनट भी दोगे तो काफ़ी, हम लोगों ने तो दे ही दिया आपको नोट्स वगैरह। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ या पीपीटी आपको जो भी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। आगे शुरू करते हैं मित्रों। हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इज। ध्यान देना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यानी स्थलीय ग्रहों के संबंध में गलत कथन क्या है। तो क्या है ये ऑप्शन ए में क्या है, दे आर formed at quite a distance location. They are formed at a quite a distance location. वह काफी दूर के स्थान पर बनते हैं। बी में क्या है, दे हैव लो ग्रेविटेशनल पुल, यानी उनके पास कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। दे कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस, यानी वे बची हुई गैसेस को पकड़ नहीं पाए। दे आर मेड ऑफ रॉक्स एंड मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज, वे चट्टानों और धातु से बने होते हैं और अपेक्षाकृत उच्च घनत्व के होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे पाए नहीं कर सकते होता है ना, वे बची हुई गैसों को पकड़ नहीं सकते। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, दे आर फॉर्म्ड एट अ क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन। तो बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट है आपका, टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ, है ना। देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को लेकर अगर आप देखें तो पहले तो आपको समझना होगा कि इसको टैलरिक प्लैनेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टैलरिक प्लैनेट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज अ प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह है दैट इज कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ सिलिकेट रॉक और मेटल, यानी जो सिलिकेट रॉक्स है और मेटल है उससे बनता है। हालांकि सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है IAU के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है ना। बेसिकली समझना, आपको ये समझना है कि जैसे कुछ प्लैनेट जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ये IAU क्या है ना। IAU क्या है, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये चीज ध्यान देना है, IAU की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है। और ये इसका फाउंडिंग ये हुआ था 1919 में, पेरिस में इसका ऑफिस है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है ना। ये बेसिकली इंटरनेशनल साइंस काउंसिल का एक मेंबर है IAU। अगला चलते हैं हम लोग मित्रों। CAPF पेपर 2 का OLP 2021 बैच शुरू हो चुका है। पेपर 2 का क्लास टेस्ट सीरीज आपको फ्री इसमें मिलेगा, साथ ही साथ पेपर 2 का बुक फ्री मिलेगा। लक्ष्य टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें 2021 का टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 शुरू हो चुका है। कंप्लीट OLP बैच शुरू हो चुका है, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इस ऐप को आप इस लिंक पे जाके हमारे एवीकेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा एवीकेस टाइप करने पे। ऑनलाइन क्लासरूम एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। मित्रों सबसे पहले हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स, ध्यान देना है, एक्सपर्ट्स गेव द नेबुलर हाइपोथेसिस। निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने नेबुलर परिकल्पना दी थी या उसके सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है। अब आप थोड़ा सा, आपका आंसर भी सामने दिया हुआ है, नेबुलर को लेकर आंसर आपको दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें इम्यूनल कांत है, लाल पेस है, लाल स्पेस, चैम्बरलिन है, यानी चैम्बरलिन बोल सकते हैं, मॉल्ट्रम। तो लाल स्पेस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी। ओके, आप देख सकते हो नेबुलर हाइपोथेसिस का कैसा इमेज होता है, ये देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लाल पास की जो हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ जो लैपलेस था, समझना है, लैपलेस का निहारिका जो परिकल्पना है उसके बारे में उन्होंने बताया। देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने 1796 में, कब की बात है, 1796 ईस्वी में बताया था कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला जो कई छल्लों में विभाजित हो गया, तथा ये छल्ले अपने पितरी छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे। मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा। बाद में उन्हीं शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ प्यारे मित्रों, और जिनमें क्या शामिल है, पृथ्वी भी, अर्थ भी शामिल है। दूसरा, परंतु इस परिकल्पना के अनुसार, इस हाइपोथेसिस के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों को एक ही दिशा में घूमना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि शनि व बृहस्पति जो ऐसे उपग्रह हैं जो कहाँ घूम रहे हैं, विपरीत दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहे हैं। कौन, जो शनि और बृहस्पति हैं, इसके उपग्रह। ठीक है, तो अगर आप इसके इंग्लिश में अगर आप देखें नेबुलर हाइपोथेसिस से, तो मैं बोलूंगा कि इम्यूनल कांत ने इसे क्या किया था। बेसिकली आप अगर इसका देखें, द नेबुलर हाइपोथेसिस आई कैन से इज द आइडिया, राइट। So our solar system formed at the same time as our sun as described in the nebular hypothesis. Dear students and dear candidates, the nebular hypothesis is the idea, we can say, that a spinning cloud of dust made of mostly light components and elements, that is called a nebula. Are you getting what I am telling you? So these are the things. सो मैंने इंग्लिश में बोल दिया और हिंदी में बोल दिया ताकि दोनों हमारे जो बच्चे हैं, दोनों माध्यम के, उनके लिए समस्याएं ना हो। इम्यूनल कांत की अगर बात की जाए, इनका जन्म 1724 में हुआ था, मृत्यु 1804 में हुआ। ये बेसिकली इनका शिक्षा कॉनिक्सबर्ग विश्वविद्यालय से हुआ। इन्होंने कांट लाप्लास जो परिकल्पना है उसके वैज्ञानिक थे। कहने का मतलब कि इम्यूनल कांट इनका नाम था, जर्मन वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्र थे, एथिक्स के बारे में वो थ्योरी लिखते थे, फिलोसफर भी थे। उनका जो है वैज्ञानिक मत था कि कांट लाप्लास परिकल्पना के नाम से विख्यात है। यानी इन्होंने भी इसमें कहीं ना कहीं क्या किया था, अपना, हम बोल सकते हैं कि अपना एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, योगदान दिया था इस थ्योरी में। ठीक है, तो बेसिकली ये है। अब बाकी यहाँ पे चैम्बरलिन या फिर मॉल्टन के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इस बारे में चर्चा आपको करके बता दूंगा। लेकिन ये मॉल्टन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही चैम्बरलिन है, तो इसमें क्यों समय बर्बाद करना, मेरा ये कहना है। अगला है डायमीटर क्या हमारे गैलेक्सी का, आकाश गंगाओं का व्यास क्या है। ऑप्शन सिंपली मैं बोल दूंगा ए, बिटवीन 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे लाइट ईयर्स किसे कहा जाता है, लाइट ईयर्स क्या होता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग अभी जानेंगे कि लाइट ईयर्स क्या होता है। प्यारे मित्रों, लाइट ईयर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि प्रकाश वर्ष, यानी आप जिसे आप लाइट वर्ष कहते हैं, कि लाइट ईयर वो क्या है क्या। देखिए, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का वह इकाई है जो एक साल में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी के बराबर है ना।
तो आप यहां पे बोल सकते हैं, देखिए प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है प्यारे मित्रों। चूंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि और विशाल है कि हम इसकी दूरी किलोमीटर में नाप नहीं सकते। दैट इज इम्पॉसिबल, राइट, नाप नहीं सकते। और इसलिए ग्रहों और तारों की दूरी नापने के लिए हमें एक अलग मात्रक की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट यूनिट की जरूरत पड़ती है विपन की, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नहीं, खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में नहीं नापे तो हमारी पृथ्वी से नजदीकी तारे की दूरी कितना हो जाएगा? दैट इज 38,000,000,000 एंड 000 इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये तो सूरज को छोड़कर पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारे की दूरी है ना। अब सोच लीजिए कि सबसे दूर तारे की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। शायद हम गणना भी ना कर पाए, वो जान भी ना पाए। इसलिए इस परेशानी को दूर करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दूरी तय करता है। तो चलिए पहले हम आपको इस बारे में मैं बताना भी चाह रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होगा ये पहले देख लीजिए। इसके बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, इसके बाद हम लोग आगे फटाफट बढ़ेंगे। पहले समझिए कि 3 लाख जो है ना मित्रों, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख इंटू 60 सेकेंड, 1 सेकेंड, into 60 सेकेंड into 60 मिनट, ये यहां पे ध्यान देना है, into we can say 24 आवर into 365 डेज। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट 9460080000 है, और साथ ही साथ फिर 000 फिर 000 इतना किलोमीटर की दूरी है। मतलब कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी हो गई? जितना मैंने यहां पे लिखा, ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि चूंकि होता क्या है कि ब्रह्मांड की तुलना में हमारा पृथ्वी बहुत छोटा है, तो यहां हम किलोमीटर से काम चला लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में काम चलाना मुश्किल हो जाता है। आप अब ये समझ गए होंगे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है मेरे प्यारे मित्रों। तो लाइट वर्ष को अगर मैं इंग्लिश में आपको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दूं, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए, तो मैं बता दूं कि जो हमारा लाइट वर्ष है ना, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज्ड टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस and is equivalent to about 9.46 trillion kilometer, we can say. अगला क्वेश्चन, who suggested the earth and the moon formed a single rapidly rotating body? कितने सुझाव दिया कि पृथ्वी और चंद्रमा ने एक तेजी से घूमने वाला पिंड बनाया? ऑप्शन ए सर जॉर्ज ने ये दिया, सर जॉर्ज। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि सर जॉर्ज के बारे में आपको कुछ, हालांकि एग्जाम में तो पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता है इनकी कोई यूपीएससी का कोई पता नहीं कब क्या पूछ लें। तो सर जॉर्ज के बारे में मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली जिन्होंने हमारे बोल सकते हैं कि इस चीज को लेकर, किस चीज को लेकर यहाँ पे, कि चंद्रमा और पृथ्वी की एक तेजी से घूमने वाला जो पिंड बनाया, जिन्होंने इस सजेशन दिया वो कौन थे? देखिए पहले मैं बता दूं कि इनका जन्म 1866 में हुआ था। ब्रिटिश सर्वेयर थे, जियोग्राफर थे, है ना। और मैं आपको बता दूं ये भी कि इन्होंने 1865 में, है ना, जॉर्ज, इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट, है ना। तो इन्होंने बेसिकली 1865 में अगर आप बोलें तो इन्होंने कुछ रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जिसे हम बोल सकते हैं, उसका नाम बदल के इन्होंने पिक 15 कर दिया था। पिक 15 क्या किया था? पिक 15। एंड इसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो इंडिया आ गए थे 16 ईयर के एज में, है ना। उनको असिस्टेंट बना दिया गया था विलियम लैम्बर्टन का, है ना, जो कि विलियम लैम्बर्टन उस समय क्या काम कर रहे थे? एक सर्वेयर थे उस समय। वो काम कर रहे थे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे पे, त्रिकोणमितीय जो है ना, महान त्रिकोणमितीय सर्वे पे काम कर रहे थे, और उनको वहां पे कर दिया गया। बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था, और विलियम लैम्बर्टन की जगह एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट को 1823 में इसका सुपरिटेंडेंट बना दिया गया था, इस सर्वे का, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का। ये जरूरी नहीं है कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे क्या है, ये जरूरी नहीं है आपके लिए समझना, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रॉक्स बिटवीन द एडजॉइनिंग लाइन ऑन मेंटल एंड कोर? मेंटल और कोर पर निकटवर्ती रेखा के बीच चट्टानों का घनत्व कितना होता है? ऑप्शन बी होगा 5 ग्राम पर स्क्वायर किलोमीटर।
सॉरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सो दीज आर द इमेजेस। यहाँ पे आपको वीडियो में इमेज मैंने देखा आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, जब पीपीटी देखेंगे तो उसमें क्लियर नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू पोलर फ्लिंग फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्रुवीय पलायन बल से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ना, ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, ये पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन है वो सी इसका आंसर है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। यानी ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो है, फोर्स जो है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आपको समझ में आना चाहिए, घूर्णन से यानी पृथ्वी किधर से घूमती है, इधर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट। आपको ये ध्यान देना है। तो पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसे नहीं, आपको ये मालूम है। तो हम बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर बेसिकली ये उभरी हुई है, जहां पे मेडिटेरेनियन जो हम जिसे हम बोल सकते हैं वहां पे ये उभरी हुई है, ठीक है ना। तो यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। और वेगनार का आपने नाम सुना होगा, क्लास 11 के ज्योग्राफी में उनका नाम है। वेगनार का मानना था कि करोड़ों वर्ष के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन यानी डिस्प्लेस्ड, जिससे आप बोल सकते हैं डिस्प्लेस्ड हो गया है, ऐसा उनका मानना था, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था यहाँ पे। और एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है कि ये उन्होंने ऐसा बोला था कि वेगनार ने कि करोड़ों वर्ष के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापन के लिए सक्षम हो गए हैं, कैपेबल हो गए हैं। इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाकी आप ज्योग्राफी जब क्लास 11-12 का पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों ने आपको बताया है कि इस चैप्टर को, इस बुक में जितने चैप्टर से देख लीजिएगा उसी में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी आपको मालूम है कि एक 2 लाइन में समझाने वाला टर्म नहीं है और इसके लिए समय लगेगा, इसलिए मैं फटाफट करके चल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को हो सकता है कि कुछ पॉइंट समझ में ना आए, तो मैं आपको उनको सलाह दूंगा कि आप क्लास 11 की ज्योग्राफी में ये चीज़ दी हुई है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो भी उसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इसके मैं 20 मिनट ही लेंथ रखना चाह रहा हूँ इस वीडियो का। मित्रों, आपका सहयोग चाहिए। बाई विच मेथड हैज़ फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कंटिनेंट्स अक्रॉस ओशियन। किस विधि द्वारा महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों से चट्टान के निर्माण को सहसंबंध बनाने में सुविधा हुई है। ऑप्शन ए, द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। देखिए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स यही होता है, पिक्चर आप देख लीजिए, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स क्या है ना। तो इसके बारे में हमें बेसिकली समझना है ना। मित्रों, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स की जब आप बात करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है जो डेटिंग मेथड के बारे में, कि ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली या टेक्नोलॉजिकली ये उपकरण यूज में लाया जाता है। मित्रों, दे आर सेलेक्टिवली न्यूट्रल रैंडम अकरेंस दैट yield a constant relationship to time like the degradation of isotopes in radiometric dating of rocks or minerals, right? आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अगर मैं बताऊं कि आप इस चीज़ को हिंदी में अगर समझना चाहते हैं, हालांकि आप इस चीज़ को आपका ज्योग्राफी में लिखा हुआ है, पूरे डिटेल में लिखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इसका कुछ परिभाषा आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी मेथड, कोई भी तरीका कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है, देखिए यह उदाहरण स्वचालित रूप से चुनेगा। मैं आपको बता दूं कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है, इसको समझाने के लिए मुझे काफ़ी समय लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 5-6 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में मैंने ऐसे बता दिया हल्का फुल्का, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए देखा मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो समय कम समय में हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्लास 11 का एक बुक है ना, क्लास 11 के बुक में मिल जाएगा। अगर आप जीसी ल्यूंग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। हालांकि बहुत रेयर चांस होता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है ना। ज़्यादातर ये करंट अफेयर से होता है ना। तो इस साल के करंट अफेयर में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ये आपको दिया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब जो करंट अफेयर से लिया गया कहीं ना कहीं, ये जो लिंक करके दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन्स। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की भारतीय हिमालय पर्वत के साथ प्लेट की सीमा है। ऑप्शन डी होगा कंटिनेंट कन्वर्जेंस। ये चीज आप थोड़ा सा ना पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जो क्लास 11 का जो चैप्टर, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे जैसे कंटिनेंट के बारे में लिखा है, कन्वर्जेंस के बारे में, फिर इसके बाद आपका लिखा है यहाँ पे ओशियन कंटिनेंट्स कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट बाउंड्री, फिर इसके बाद आपका लिखा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए ये यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे आपका दिया हुआ है,
माउंटेन रेंज, हाई प्लेट्यू, कंटिनेंट क्रस्ट, लिथोस्फीयर स्थल मंडलीय, एंशिएंट ओशियन क्रस्ट, एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, कंटिनेंट क्रस्ट। तो बेसिकली भूवैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिकी में सम्मिलन सीमा जो होता है, जिसे आप बोलते हैं कि जियोग्राफिकल जो प्लेट जो बाउंड्रीज होती है, जो टेक्टोनिक्स होती है, उसमें जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वह बाउंड्री होती है जहां पृथ्वी का स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर आप जिसे बोलते हैं कि दो भौगोलिक तख्ते, दो जियोग्राफिकल प्लेट्स एक दूसरे को और आकर टकराते हैं, आपस में घिसते हैं। तो इधर से एक प्लेट आया, देखिए यहाँ पे पहले से बढ़िया से, इधर से एक प्लेट आया, इधर से एक प्लेट आया, तो जब इधर से टकराया इससे, तो टकराने के बाद जब यहाँ टकराया तो इधर की ओर मुड़ गया। ये भी हो सकता है कि ये इधर की ओर मुड़ सकता है जब इससे टकराएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए प्लेट इधर से एक आ रहा है, तो या तो दो ही यहाँ पे हो सकती है, दो ही परिणाम निकल सकते हैं कि जब ये इससे टकराएगा तो इधर की ओर मुड़ जाएगा और ये इधर की ओर चला जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि जब ये इससे टकराएगा तो ये इधर की ओर मुड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो इसी को हम लोग कंटिनेंट कन्वर्जेंस बोलते हैं, निरंतर अभिसरण बोलते हैं, जो घिस जाते हैं आपस में, ठीक है, या फिर मुड़ जाते हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं। In which of the following regions the chemical weathering process is more dominant than the mechanical process? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र यांत्रिक प्रक्रिया की तुलना में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक प्रभावी है ना? तो ये ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, लाइमस्टोन रीजन यानी चूना पत्थर क्षेत्र। देखिए चूना पत्थर क्षेत्र क्या होता है, लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा कि लाइमस्टोन रीजन इंडिया में कहाँ कहाँ है। अगला क्वेश्चन, इन मेचर स्टेज व्हाट आर द लूप लाइक चैनल पैटर्न्स दैट डेवलप इन रिवर्स? ये भी क्लास 11 की किताब में दिया है, जियोग्राफी वाला में, भूगोल में, कि परिपक्व अवस्था में लूप जैसे चैनल पैटर्न जो नदियों में विकसित होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, कौन से स्टेज से गुजरते हैं? तो मेंडर्स होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। कैनियन क्या है, डेल्टा क्या है, सर्क क्या है, ये आप 11th में देख लेंगे, लेकिन मेंडर्स का ऐसा चित्र होता है ना, आप देख सकते हैं, वो आपको नजर आ जाएगा, वो थोड़ा सांप जैसी आकृति होती है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई समस्या आने वाली है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कैनन के भी बारे में मैं आपको जो है बता दूंगा आपको। बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि इधर एक पहाड़ है, इसे फिर इधर है, और इधर से जो नदियां गुजरी इसको कैनन का नाम बेसिकली दिया जाता है। पहाड़ या फिर आप बोल सकते हैं कोई पठारी एरिया है जहाँ पे कोई गड्ढा हो गया, खाई टाइप का, वहाँ से कोई नदी गुजर रही है, वो सब कैनियन के नाम से होता है। डेल्टा आपको मालूम है कि चारों तरफ से पानी से घिरा है और डेल्टा यहाँ पे है, उस तरीके को उसको डेल्टा भी बेसिकली बोला जाता है ना। या फिर आप अगर डेल्टा, जैसे आपने सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास बहुत सारे डेल्टास हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली ये देखा होगा कि डेल्टा किस तरीके का होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि इधर से नदी गुजर रहा है ना, इधर से नदी गुजर रहा है, यहाँ पे कोई एरिया, फिर इधर से गुजर रहा है, फिर इधर से गुजर रहा है, तो इस तरीके का कोई एरिया डेल्टा होता है, ठीक है। एक होता है सर्क, जिसे बोलते हैं सिर्क, आप जिसे दूसरे नाम से बेसिकली बोल सकते हैं। तो सर्क को मैं बता दूं कि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपको देखना है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है और फिर इधर पहाड़ी एरिया, इधर से नदी गुजर रही है, फिर इसी में से ऊपर से नीचे कहीं गुजर रही है, तो इस प्रकार का सर्क एरिया होती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़ लें, क्योंकि उसमें डिटेल से लिखा है, यहाँ पे समय लग सकता है, हल्का फुल्का मैंने हिंट दे दिया है। मित्रों, आज का वीडियो लेक्चर जो हमारा संपन्न हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारी पॉइंट क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये ध्यान देना है कि इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। ज्योग्राफी एक ऐसे सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रौद्योगिकी टाइप की जो प्रकार के सब्जेक्ट है कि इसमें काफ़ी समय लगता है एक्सप्लेन करने के लिए। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपको इससे तकल्लुफ रखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगी। आप हमें सपोर्ट करते रहें। बाकी हम लोग ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट में, सो हाल के साल में करंट अफेयर है, उससे लिंक करके हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे मित्रों।